राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला दोनों ही ये कहते हैं कि जो चीनी सेना है वो लद्दाख में घुस आई है और उसने कब्जा कर लिया है, उसको लेकर भी हमारी भारत सरकार उसे पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से दिखा नहीं रही। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश भारत के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं और यहीं पर ये भारत में रहने वाले लोग भारतीय सेना का मनोबल गिराने की बात करते हैं कि सेना के होते हुए चीनी सेना हमारे बॉर्डर से बाहर और लद्दाख में घुस आई है। मुझे लगता है जो राहुल गांधी के अपने हितैषी हैं उन्हीं की पार्टी में वो एक खास तरीके का न्यूज़पेपर बनाते हैं जो हर सुबह राहुल गांधी को पहुंचाते हैं। वो लगता है कि वही खबरें उनको पढ़ाते हैं जो उनसे बुलवानी होती है। अब समझ में नहीं आता कि उनको ये खबरें कहाँ से मिली हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ सरकार ही नहीं, हिंदुस्तानी प्राइवेट एजेंसीज ने और भी प्राइवेट एजेंसीज ने सैटेलाइट इमेजेस भेजी हैं। उन सैटेलाइट इमेजेस में चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टैंड ऑफ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं कह रहा कि सेना, हिंदुस्तानी सेना एक भी कदम पीछे हटाने को तैयार है ना। हम हटाएंगे। स्ट्रेटेजिक स्तर पर बातें चल रही हैं, 2 बार बातें हुई हैं, विफल हुई है, तीसरी बार अब 6 तारीख को बात होने वाली है। अगर वो नहीं होगा तो उसके अलावा जो भी सिचुएशंस हैं वो सारी संभावनाएं उसके सामने। लेकिन हिंदुस्तान अब इन चीज़ों को लेकर पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस का दौर नहीं है कि ज़मीनें देते रहिए, बॉम्ब आपके देश में कोई पड़ोसी फेंक रहा है तो फेंकते रहिए, लेकिन हम अच्छे पड़ोसी बने रहेंगे। हम पड़ोसी बने रहेंगे। अटल जी ने भी कहा था कि हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन बावजूद उसके हर जगह अगर कारगिल की बात हुई तो अपने पड़ोसी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। हम संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई हमारे घर की जमीन अगर लेना चाहेगा तो हम उसको 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर, यहाँ पर यह भी बात हुई है कि जो सोनम वांगचुक के द्वारा कही गई थी कि अगर चीन को टक्कर देनी है तो चीन के सामान का बहिष्कार करना पड़ेगा, तो उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से तमाम बातें की जाती हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये जो सामान यहाँ पे सेना वहां पर लड़ रही है और तुम यहाँ पे चीजों का बहिष्कार कर रहे हो। दूसरी तरफ इन्हीं की दलाली करने वाले चाटुकार पत्रकार कह लीजिए राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि अगर चाइना के सामान का बहिष्कार ही करना है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को गिरा दीजिए। मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ, ये मैं काफ़ी जगह कह चुका हूँ। 1608 में इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। 1608 में इस देश में जो लोग रहते होंगे उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि कंपनी आकर व्यापार करने यहाँ पर आएगी और इस देश को गुलाम बना लेगी। ये देश गुलाम बना। गुलामी में इस देश ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने कितने लाल खोए, कितने लोग खोए, उसके बाद जाकर हमें 1947 में आज़ादी मिली। किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था कि एक कंपनी आकर यहाँ पर इस देश को ऐसे गुलाम बना सकती है। आज ये सिचुएशन है, आज नहीं तो कब? एक चीज बताइए, जब एक नॉर्मल बात है ये कि हम कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में हिंदुस्तानी बाजार से चाइना के सामान की धीरे धीरे वापसी होनी चाहिए, सेल्फ मेड बनना बेहद जरूरी है। चाइना का भी मैं बता देता हूं, 1979 में उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया और आज वो यहां तक पहुंच गए। हिंदुस्तान भी अगर आज शुरू करेगा, सोनम वांगचुक बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते हैं सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। मतलब सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो आप उसको 1 हफ्ते में हटा दीजिए, हार्डवेयर है तो आप उसको 1 साल में हटा दीजिए। हम नहीं कहते धीरे धीरे। मेरे खुद के घर में आप बैठे हैं तो पता नहीं कितनी सारी चीजें चाइनीज होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आज मुझे कॉन्शियस होने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जो सामान मैं चाइना से खरीद रहा हूं या वो मेरे यहां पर लगा हुआ है, आने वाले समय में अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा तो उस सामान से वहां की जो पीएलए है, वहां की जो आर्मी है, वो मजबूत होती है। वो सामान से पैसा जो उन्होंने कमाया, उस पैसे की बनी हुई गोली मेरे ही सैनिक की छाती पे लगेगी। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, फारूक अब्दुल्ला को इतना प्यार है तो मैं तो कहता हूं फारूक अब्दुल्ला को भेज दीजिए बॉर्डर पर के लड़ लो। अब स्टैंड ऑफ की सिचुएशन है, जाओ फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि ऐप डिलीट करने से अगर कुछ नहीं होता है तो ठीक है, आप जाइए गन लेकर, आप उनसे लड़िए, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है। समय रहते हुए किसी भी देश को अपनी प्रोडक्शन को, सेल्फ प्रोडक्शन बढ़ाना बेहद जरूरी है। और ये कोई नया नहीं है। आप अगर इतिहास में जाएंगे आपको याद होगा किस तरह से बापू ने अपने समय में बाहर के कपड़ों को बिल्कुल त्याग दिया था, खादी पर आ गए थे, विदेशी भगाओ स्वराज अपनाओ, ये तमाम चीजें यहीं हुई हैं और ये समय समय पर इस पूरी दुनिया में भी हुई हैं। तो ये कोई नई चीज तो है नहीं। हाँ, अगर आपको चाइना से इतना प्यार है, आपको टिकटॉक पर नाच गाना करना है, आपको चाइनीज आईफोन में इतना दिलचस्पी है, आप नहीं चाहते हिंदुस्तान आगे बढ़े, आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान प्रगति पर आए, आप नहीं चाहते, या फिर चाइना से आपको कुछ डॉलर्स मिल रहे हो तो बात अलग है। लेकिन अगर एक आम हिंदुस्तानी की हम बात करें तो हर एक हिंदुस्तानी की ये भावना है कि किसी ना किसी तरह से अब ये सही समय है कि हम चाइना को उसी की भाषा में जवाब दें। साउथ ईस्ट एशिया में और वर्ल्ड में हिंदुस्तान आने वाले समय में जो सदी है वो हिंदुस्तान की है, लेकिन उसके लिए इस देश की जनता को भी कुछ सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर हम सही डिसीजंस नहीं सही समय पर लेंगे तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि स्थिति और ज्यादा खराब हो जाए। सर, लद्दाख में चाइना की सेना और भारतीय सेना वहां पर लगी हुई है और उसके बाद लगातार चाइना जिस तरीके के तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये भी कहा था अभी चाइना की तरफ से कि अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके बीच में भारत ना आए। इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे आप?
देखिए, पहले सबसे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जहाँ तक चाइना की बात है, ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार हो रहा है। अब से काफ़ी समय पहले भी ये लगातार चीज़ें होती रही हैं। अभी कुछ साल पहले भी ये चीज़ें हुई थी, फिर उसके बाद डिविजनल स्तर की बात हुई, वो चीज़ें निपट गई। और अभी भी कमाल की अगर बात हम करें तो जितना अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कंफर्म कुछ भी नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि गलवान में कुछ किलोमीटर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ से कुछ किलोमीटर अंदर आकर सेना ने तंबू गाड़े हैं। कहीं पर कहा जा रहा है कि पैंगोंग लेक फिंगर 4 पर भी कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन किसी के पास भी कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? दो तरीके हैं। अब या तो आप चाइना को विश्वास करिए या फिर हिंदुस्तान की सरकार और अपनी इंडियन आर्मी को विश्वास करिए। हिंदुस्तानी होने के नाते हम इस देश की सरकार और इस देश की इंडियन आर्मी को ही विश्वास करेंगे। आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह जी का एक बयान आया है कि हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी चाहिए कि वो 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। वो जो पहले 10 फीट का चाइनामैन सैनिक होता था, वैसा कुछ नहीं है। 1962 के बाद ही 1967-68 में एक और वॉर हुई थी। वो एक अलग बात है कि जो कम्युनिस्ट थे, जो खास तौर पे एक लॉबी है, लिबरल लॉबी, उन्होंने इतिहास ऐसा लिखा कि सिर्फ 1962 की वॉर को याद रखा जाता है, लेकिन 1968 में 67-68 में जो वॉर हुई थी, उस वॉर में हिंदुस्तान की सेना ने चाइना के 300 से ज़्यादा सैनिकों को मारा था और उस वॉर को जीता था। तो वो ज़माना अब चला गया है। हिंदुस्तान की चाहे सेना हो, चाहे कमिटेड सरकार हो, आज जो सिचुएशन में है उतना केपेबल है, वेरी वेल इक्विप्ड है, पॉलिटिकल विल की कोई कमी नहीं है। तो आप किसी भी तरह से, जैसा कि सरकार ने कहा कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और अभी तक अगर हम बात करें तो अलग अलग लेवल पर बात हो चुकी है, 2 लेवल पर बात हो चुकी है। अब कोर कमांडर लेवल पर 6 तारीख को बातें होनी है। लगता है कि कहीं ना कहीं 6 तारीख को जो ये बातें होंगी उसके बाद रिजॉल्व होना ही है। अगर मान लीजिए उस तरह से भी नहीं होता है तो आप एक चीज़ को बहुत आसानी से समझ लीजिए कि अब वैसा हिंदुस्तान नहीं रहा है। जहाँ तक चाइना के तेवर की बात है, मल्टीपल प्रेशर्स हैं। इंडिया का भी आपको समझना पड़ेगा कि इस गवर्नमेंट ने इतना फ्रंट फुट पर खेला है कि वो किसी भी चीज़ को लेकर डिफेंड नहीं किया है। एक ज़माना था जब 1962 में हम अरुणाचल प्रदेश में जा रही थी लगातार आपकी ये चाइना की सेना, और हम वो ज़मीनें देते चले गए। लेकिन आज ऐसी सरकार नहीं है। हमें हिंदुस्तान एक बढ़ती हुई शक्ति है और उसको देखते हुए पड़ोसियों को एक डर होना लाजमी है। अगर आप आगे बढ़ेंगी तो आपके आसपास के पड़ोसी जरूर आपसे जलना शुरू करेंगे। बात बिल्कुल क्लियर है। अगर मामला पाकिस्तान का है तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पीओके हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। उस पर हमने काम भी किया। पीओके में सीपेक प्रोजेक्ट जो चाइना ने $1 बिलियन प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, हालांकि उसका वहां पे उसको दर्द है कि कहीं हिंदुस्तान अगर इसको अपने हिस्से को वापस ले लेता है वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके सरकार ने इस चीज पर कोई अपना स्टैंड सॉफ्ट नहीं किया। हमारा वो है तो हम उसकी बात भी करेंगे और वो लेंगे भी। हमने नक्शे में, वेदर फोरकास्ट में चीजें दिखाना शुरू कर दिया है तो वो रहेगा। इसके साथ साथ जहां तक बात है डोकलाम विवाद की, सरकार ने बिल्कुल कदम पीछे नहीं उठाया। अगर आपने आर्मी भेजी, हमारी भी आर्मी वहीं आपसे आंख से आंख मिलाकर खड़ी है। हम अब चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। ये बात बिल्कुल साफ है कि अब वो सरकार नहीं है कि आप एक सॉफ्ट पावर बने रहें। आपको 26/11 में, जैसे आपको याद होगा, मुंबई में हमला करें तो आप चुप रहिए क्योंकि पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, आपको चुप रहना चाहिए, आपको बेहतर संबंध बनाने चाहिए। वो बॉर्डर से सीज फायर करते हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा क्योंकि हम हर तरीके से तैयार हैं। जो जिस भाषा में जवाब चाहेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। लेकिन अब हम किसी भी लेवल पर 1 भी इंच इस देश की सीमा को कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, कोई भी हो। आप जिस भाषा में जवाब चाहेंगे हम आपको उसी भाषा में जवाब तो देंगे ही। इसके साथ साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। आज इस देश की सेना पर हमें गर्व होना चाहिए और उसी पर ही विश्वास होना चाहिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि राहुल गांधी अपने आप में आज भी कोई एक नई न्यूज़ चलाते हैं कि इतने किलोमीटर, कोई कह रहा है 30,000 वर्ग किलोमीटर, कोई कह रहा है 3,000 वर्ग किलोमीटर, अलग अलग तरह की कहानी है। वो एक अलग बात है कि सरकार के साथ साथ कुछ प्राइवेट एजेंसीज ने सर इसी को लेकर, जैसे यूएस में अभी अश्वेतों को लेकर लड़ाई चल रही है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर काफी सारे जो ऐसे उन्हें लिबरल्स जो हैं उस पे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे अश्वेतों के साथ हो रहा है और यहाँ पे मुसलमानों के साथ, और जो माइग्रेंट्स को लेकर भी विनोद दुआ बात करते हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ही उन माइग्रेंट्स को देखा है जिन्होंने दिल्ली से पलायन किया, बाकी की पार्टियां मुंह देखती रही हैं, तो उसके लिए भी लोगों को सड़कों पर आना चाहिए। देखिए, फ्लॉयड से रिलेटेड वो चल रहा है। फ्लॉयड की वहाँ पर पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। मैं कहता हूँ
किसी भी कंट्री के लिए अगर आप ये सिचुएशंस आती हैं, अगर ये राइट्स होते हैं, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे ये ब्लैक वाइट्स के हों, चाहे अगर हमारे देश में बने तो अब चाहे वो किसी कास्ट बेसिस कम्युनलिज्म पर हों, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप उसको भी यहाँ पर कास्ट में लेकर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ की राजनीति को समझते नहीं हैं। पहली बात, यूनाइटेड स्टेट्स में ये बिल्कुल नया नहीं है, हमेशा से होते आया है। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन लगातार बनी रही है और मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स सरकार उस पर अपना काम करेगी। बेहतर है कि हमारे यहाँ के लिबरल्स यहीं पर कुछ कर लें, कम्युनिस्ट लोग हैं यहीं पर उनको एक आधी 2 सीटें मिल जाएं, वही बहुत बेहतर है। हिंदुस्तान में से तो अपना पूरा आधार खो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स पर ऐसे कमेंट करते हैं जैसे हिंदुस्तान में भी उन्हीं की सरकार चल रही है। अरे भाई, आप अपनी राजनीतिक जो धरती है हिंदुस्तान, वहां पर कुछ बचा तो लो पहले। एक चीज़ ये। दूसरा, जहां तक बात हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ की है, मुस्लिम्स की है, वो इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, सबसे सेफ और सबसे अच्छी तरीके से यहीं रहते हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण देखना है तो आप उनकी पॉपुलेशन देख लीजिए, एक चीज़। दूसरा, अगर आपको माइनॉरिटीज़ के नाम पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए तो माफ़ कीजिए, ये वो सरकार नहीं है कि आपको माइनॉरिटी बताकर तमाम वो चीज़ें दे, तमाम वो फैसिलिटीज़ दे और यहाँ के मेजॉरिटी से बेहतर आपको सर्विसेज दे। मेरा मानना है कि सेक्युलरिज्म, जैसे वो बार बार दोहराते हैं, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो चाहे वो माइनॉरिटी से हो, चाहे वो शिवम हो या शम्स खान, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। वो बात अलग है कि इस देश में अभी तक नहीं हुआ ऐसा। मतलब मेरे लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1957 में बन गया था और मेरे ही देश में 3 तलाक 2018-19 में खत्म हुआ है। मतलब 50 साल बाद मुझे वो अधिकार बराबर मिले हैं। नहीं तो वो तो तलाक 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 कहते थे, उनके लिए फ्री हो जाते थे और मुझे वो कानून 1957 में ही मिल गया था। सो मुझे लगता है कि अब चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, उनको ये आदत डाल लेनी चाहिए कि समय के साथ हर किसी इंसान के अधिकार बराबर हैं और आगे भी बराबर ही रहेंगे। सर, इसी तरीके के जो लिबरल्स वगैरह हैं और जो लोगों को उकसाने का काम करते हैं, ये राजनीति में नहीं और बल्कि बॉलीवुड में भी हैं। अब एकता कपूर और अनुष्का शर्मा की बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने लोगों को बरगलाने का काम किया है। एकता कपूर सीरीज बनाती हैं जिसमें वो सेना का मनोबल गिराती हैं और अनुष्का शर्मा ऐसी सीरीज में काम करती हैं जिसमें हिंदुत्व को गलत दिखाया गया है। उसमें हिंदुत्व को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि हिंदू मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग करता है और पुलिस का भी उसमें गलत ही रोल दिखाया गया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस पूरी दुनिया में एक कानून है ईश निंदा। ईश निंदा मतलब है कि ईश्वर, उसके प्रतीक चिन्हों पर, उन पर आप गलत टिप्पणी नहीं कर सकते, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान में भी वैसा ही लॉ है। ईश निंदा का मतलब ये नहीं है कि आप खास तौर पर अल्लाह की बात करें या फिर जीसस की बात करें, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो एफआईआर होगी। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है पिछले कुछ समय से, आप ये देखेंगे कि खास तौर पर हिंदू धर्म को इस तरह से टारगेट किया गया है। चाहे आप दुर्गा माँ को बात करनी हो, वो बताना हो, चाहे गणेश जी के सूंड को लेकर कहा गया हो कि शिव ने, बनाने वाले ने वो भांग खाकर बनाया होगा, चाहे तमाम तरह की चीज़ें रही हों, चाहे माँ सीता को कहा गया हो, हिंदू को इस चीज़ में और इस संदर्भ में जागना पड़ेगा। ईश निंदा का मतलब होता है कि किसी भी धर्म, उसके भगवान या फिर उसके प्रतीक चिन्हों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ये कानून सब पर बराबरी के साथ लागू होता है। चार्ली एब्दो नाम की मैगजीन में कुछ कार्टूनिस्ट ने कार्टून बना दिया था, अल्लाह को लेकर सबको मार दिया गया। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर, किसी की भी इतनी औकात क्यों नहीं है कि वो अल्लाह के ऊपर एक बार एक फिल्म बना दे। जरा हम भी तो देखें, कोई कहकर दिखाए। तो अगर आप दुर्गा माँ को कह रहे हो, कोई कहकर दिखाए। और इवन जीसस के लिए भी आप खुलकर, आपके मुंह में एक शब्द नहीं है, आप एक फिल्म नहीं बना सकते, एक सीन नहीं बना सकते। और हिंदुओं के भगवान के ऊपर, हिंदुओं की माँ के ऊपर, हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों के ऊपर आप इस तरह से कटाक्ष करते रहेंगे, इस तरह की बातें करेंगे। कॉमेडियन आजकल एक से एक हैं जो तमाम तरह की गलत बातें करते हैं। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं हिंदू समाज को भी उठना चाहिए और हर किसी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि अनुष्का शर्मा जो कि एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं और एकता कपूर और अनुष्का शर्मा ये दोनों ही हिंदू फैमिली से आती हैं, उसके बावजूद भी पैसों के लालच में इतना ज्यादा गिर जाना कि जिस मूवी और जिस सीरीज में हिंदुत्व का ही अपमान हो रहा है उसी में काम करना। देखिए, मुझे लगता है उनको शायद समझना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि कहीं ना कहीं हमारी भी प्रॉब्लम है। जब मैं हमारी कहता हूँ तो मतलब जब किस तरह के कॉमेडियंस इस तरह के उपहास उड़ा रहे होते हैं और गोधरा कांड को बता देते हैं कि ये प्रोड्यूसर इसके अमित शाह थे और मुझे ऐसा लगा कि तो मैं द बर्निंग ट्रेन ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसी में फिर भगवान को लेकर वो कमेंट करता है। तो ज़्यादातर जितनी पब्लिक थी वो हिंदू ही होगी, सब ठहाके मारकर हंस रहे थे क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में वो सेंस ही नहीं रहा। मतलब पढ़ते 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 इतिहास इस तरह से पढ़ाया गया कि उनको आज ये बात फील ही नहीं होती। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि
80% मुस्लिम ऑडियंस हो और आप अल्लाह के बारे में कोई कॉमेडी में ही जाए, एक कमेंट करके दिखा दो, अगर आपको वही जान से ना जाए तो बात है, या फिर आप क्रिश्चियन होते हो तो आप उनके बारे में करते रहो। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी जब। लेकिन बेहतर चीज़ ये है कि हिंदुस्तान में पिछले कुछ समय से ये चीज़ रही है कि लोग इस चीज़ पर वोकल हैं। आज अगर कोई इस चीज़ की, हमारे भगवान की या प्रतीक चिन्हों के बारे में कोई गलत बात करता है तो उनको जवाब देते हैं। मुझे लगता है जवाब देना चाहिए, FIRs करानी चाहिए। लेट कोर्ट डिसाइड एवरीथिंग। कोर्ट में एटलीस्ट अगर ये चीज़ें पहुंचेंगी तो पहुंचने के बाद इतना आइडिया ज़रूर रहेगा कि ये सारे तमाम चीज़ें जो हैं गलत हैं, सही हैं। कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, लेकिन जिस दिन कोर्ट डिसाइड करेगा तभी वो सही रहेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समाज को ऊपर उठकर तमाम FIR और तमाम वो चीज़ें करानी बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में कायरता है। और एक और चीज़, इसके पीछे कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि मुसलमान तो मतलब रेडिकल इस्लाम की तरह हमें नहीं बनना, हमें कट्टरपंथी नहीं बनना है, हमें गलत नहीं बनना है, हम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं बन सकते। अगर आप कहते हैं कि अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने प्रतीक चिन्हों के बारे में अगर आप वोकल होकर बोलते हैं, उनको बचाना अगर गलत आप कहते हैं तो वैसा नहीं है। अपने भगवान की संस्कृति के प्रतीक चिन्हों के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो उसको रोकना, उसको मना करना कोई कट्टरपंथी बात नहीं है। वो आपकी भावनाएं हैं। अगर कोई उसको हर्ट करना चाहता है उसका मतलब आप कट्टरपंथी नहीं हो जाते हैं। कल मेरे घर में कोई आकर कब्जा करना चाहे और मैं कहूं कि नहीं यार, मैं उसको उसके साथ लड़ नहीं सकता क्योंकि ये तो मैं भी उसके जैसा ही हो जाऊंगा, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं फुटपाथ पे सोऊंगा। अपने हितों की रक्षा इंसान को और कम्युनिटी को अपने आप ही करनी होती है। धन्यवाद सर। थैंक यू।